नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और हमारा खास कार्यक्रम उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश। एक हाथ लो, दूसरे हाथ दो, ये कहावत है, यहां थोड़ी बदल गई। एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। किससे? राहुल गांधी से। कैसे? दरअसल लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े, परिणाम पक्ष में आए। पहले जब कहा जाता था कि यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है और अक्सर ये कांग्रेस की तरफ से कहा जाता था, लेकिन आज कांग्रेस का मन है कि इस गठबंधन को आगे बढ़ाया जाए और लोकसभा के जो परिणाम है उनको विधानसभा और विधानसभा के पहले विधानसभा के उपचुनाव में बदल दिया जाए। लेकिन इसमें एक अड़ंगा है और वो ये कि अखिलेश यादव का कहना है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सीटें चाहिए, हम दे देंगे। बदले में क्या देंगे? बदले में आप आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि हरियाणा और महाराष्ट्र में, आप वहां पर हमें कुछ सीटें दे दीजिए। आप समझ रहे हैं? लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसी उपचुनाव से जुड़ी एक और कहानी है और वो कहानी है मायावती से जुड़ी हुई। जी हां, क्योंकि पहले कहा जाता है कि जब तक कोई आपका कंपटीटर ना हो तब तक आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है आप इकलौते राजा हो, क्या करने की जरूरत है कुछ। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद बीएसपी को यह लगने लग गया है कि चंद्रशेखर आजाद उनके लिए कंपटीटर के तौर पर मैदान में आ गए और जो बीएसपी का कोर वोट है वो अब शिफ्ट हो रहा है। कहां पर? चंद्रशेखर आजाद के पास, समाजवादी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास और बीजेपी के पास। तो ऐसे में अभी लंबे समय से उपचुनाव से दूरी बनाने वाली बीएसपी अब इस उपचुनाव में उतर सकती है, ये देखने के लिए कि कहीं हमारा वोट जो है वो शिफ्ट तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसे हम रोक लें। तो आज की खास चर्चा इसी पर, एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की सियासत में नए समीकरण बन सकते हैं, क्योंकि हर पार्टी इन परिणामों पर मंथन और चिंतन कर रही है। मंथन वो भी कर रहे हैं जिन्हें सफलता मिली और चिंतन वो भी कर रहे हैं जिन्हें उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। ऐसे में आने वाले समय में यूपी में राजनीतिक दलों के फैसले आपको चौंका सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया ब्लॉक ने शानदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन काम कर गया। दोनों दलों ने मिलकर 80 में से 43 सीटों पर कब्जा जमाया। इनमें से 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, वही 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। अब लोकसभा चुनाव में मिली इसी जीत के क्रम को दोनों दल आगे बढ़ाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। हालांकि इस राह में चुनावी बाधाएं आती दिखने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को भी सीट देगी। वहीं लोकसभा चुनाव में प्रभावित प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव विधानसभा में अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते दिख सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अखिलेश अपना दमखम दिखाकर जनता को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। यूपी चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी 111 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यूपी में कांग्रेस को कितनी भागीदारी मिलेगी ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को सीटें देने को लेकर एक अलग रणनीति पर काम करती दिख रही है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी में गठबंधन को अन्य राज्यों में विस्तार देने की कोशिश में है। इस क्रम में इसी साल होने वाले हरियाणा
और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर समाजवादी पार्टी की नजर है। समाजवादी पार्टी इन दोनों राज्यों में अपने पैर पसारने की कोशिश में है और कांग्रेस के आगे महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों में सीटों की मांग रख सकती है। उपचुनाव में सीट बंटवारे से पहले समाजवादी पार्टी की नजर कांग्रेस की रणनीति पर है। कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हिस्सेदारी देती है, तभी समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के किसी दावे पर विचार कर सकती है। माना जा रहा है कि अगस्त के बीच तक लोकसभा चुनावों के बाद यूपी की खाली हुई 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। दूसरी तरफ एक और खबर है, लंबे समय से उपचुनाव से दूरी रखने वाली बीएसपी अब अपना वोट बैंक शिफ्ट होने के डर से उपचुनावों में उतर सकती है। इस तरह से बीएसपी से दलित वोट टूट रहे हैं और उस पर कब्जा करने की होड़ मची है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सभी के बीच दलित वोट की मारामारी तो रहेगी, पर बीएसपी भी इस बार अपने कोर वोट बचाने के लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी। इसीलिए असली लड़ाई इस बार बीएसपी और चंद्रशेखर की पार्टी के बीच होने वाली है। दोनों ही दलों ने विधानसभा उपचुनाव में उतरने की हुंकार भरी है। जाहिर है कि लड़ाई तगड़ी होगी। जैसा कि सभी जानते हैं, बीएसपी कभी भी उपचुनावों में अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है, और इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी को लगता है कि अपने समर्थकों को यूं ही अकेला छोड़ देने से कोई दूसरी पार्टी उन्हें हड़प सकती है। इसीलिए लगातार चुनाव मैदान में उतरना जरूरी है। शायद यही सोचकर बीएसपी इस बार विधानसभा उपचुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। अब देखना ये है कि यूपी की सियासत में बन रहे समीकरणों का ऊंट किस करवट बैठता है और सियासत किस ओर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो आज इसी मसले पर होगी खास चर्चा और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ प्रियंका मौर्य जी हैं, बीजेपी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी। इसी के साथ हमारे साथ खास चर्चा में सिद्धि श्री हैं, कांग्रेस के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिद्धि जी। और हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विद्या गौतम हमारे साथ हैं, जो कि एक दलित चिंतक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या जी। तो चर्चा की शुरुआत यहाँ पर समाजवादी पार्टी से ही करेंगे। अशोक जी, अब तक क्या कोई बातचीत बनी? क्योंकि हम लोग हालांकि अक्सर इस पर चर्चा कर रहे हैं, जहां तक है रोज ही कर रहे हैं, लेकिन आज एक नई खबर आई। नई खबर यह है कि समाजवादी पार्टी चाहती है, हालांकि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी है पहले से, और वो चाहती है कि हम और मजबूती के साथ खड़े हों। क्या ये बात सही है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जमना चाहती है और बाकी प्रदेशों में भी? जी जी, सर्वप्रथम मैं ये कहूंगा कि 2024 का चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें बहुत समर्थन दिया, हमें बहुत प्यार दिया, यहाँ तक कि निर्णायक की भूमिका निभाई उत्तर प्रदेश में। 2024 के चुनाव में भाजपा को 240 पर आके खड़ा कर दिया, और इसी वजह से पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बन पाई। इसकी चर्चा पूरे देश में, बिल्कुल, और पूरे देश में ये माना है कि माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा गया और भाजपा को रोका गया। हाँ। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की छवि राष्ट्रीय छवि के रूप में एक मजबूत तरीके से सामने है, और पूरा देश उनमें नेतृत्व की क्षमता देखते हुए उनके तरफ आशा भरी निगाह देख रहा है। बिल्कुल। आज नौजवानों में एक अच्छे नेतृत्व करने वाली क्षमता देश को मिल गई है। सच्चाई यह है कि हम अन्य प्रदेशों में भी चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। हाँ। और चाहे महाराष्ट्र हो, हाँ, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश तो हमारा है ही है। हाँ। ठीक है, ठीक है। ऐसी स्थिति में हाँ, कांग्रेस के साथ हमारा जो गठबंधन है, हाँ, इंडिया गठबंधन है, हाँ, कांग्रेस को हमें मिल बैठ करके ये समझना है, हाँ, कि हमें क्या सीटें मिल रही हैं हरियाणा, हाँ, में, बिल्कुल, या महाराष्ट्र में, हाँ, और उत्तर प्रदेश में किस तरह से कांग्रेस को सीटें दे रहे हैं जी, ये आपसे सहमति से तय हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सही बात है, होना चाहिए। ठीक है, सिद्धि जी हमारे साथ है। सिद्धि जी, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के जो परिणाम रहे उसमें कहा गया कि दरअसल
इंडिया गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा, सबसे बड़ी बात यह थी। दूसरी बात यह थी कि समाजवादी पार्टी ने और खासतौर पर अखिलेश यादव ने बहुत बेहतरीन तरह से रणनीति बनाई और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को तो हुआ और कांग्रेस को भी काफी हद तक हुआ है इसका फायदा। ऐसे में अब जब बात भविष्य की हो रही है गठबंधन के और इस बात की हो रही कि उपचुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अगर ये खबर आती है कि उपचुनाव में कांग्रेस जाहिर सी बात है चुनाव लड़ना चाहेगी, सीटें आप मांग रहे हैं, तो बदले में हरियाणा और महाराष्ट्र में जो है और अन्य प्रदेशों में जो विधानसभा चुनाव होंगे वो समाजवादी पार्टी को भी आपको समझना होगा। कहां तक समझेंगे और कितना अभी तक इस पर बातचीत हो पाई है? देखिए, हमारे नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से यात्रा निकाली, पद यात्रा निकाली और पूरा लगभग 4,000 किलोमीटर की यात्रा लगा के पूरे देश में भ्रमण किया, लोगों की नब्ज टटोली और जनता का भरपूर समर्थन प्यार मिला। लोगों ने अपनी बातें बताई, समस्या बताई और राहुल जी ने भी उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी बातें करी। वही बातें वो मैनिफेस्टो में ला करके उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया था। उन्हीं देशवासियों के जो भी उन्होंने अपनी समस्या बताई उसी पे आधारित हमारा मैनिफेस्टो था। तो ये राहुल गांधी जी ने भी बहुत ज्यादा मेहनत करी है और हम जो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं गठबंधन के साथ, और हम भी ये चाहेंगे आगे अगर हम लड़ते हैं गठबंधन में उपचुनाव वगैरह, तो हम सम्मानजनक सीट अगर हमें भी मिलती है तो हम सम्मानजनक तरह से वो बातें हम आगे बढ़ाएंगे। और ये बातें हम यहाँ टीवी चैनल पे तो नहीं कर सकते, हम बैठ करके बिल्कुल बैठ के पूरी तरह से विचार विमर्श होगा, गहन बातें होंगी, तो हम लोग उसमें बातें बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन डायरेक्ट ही लेकिन इनडायरेक्ट मुझे आप खबर तो दे ही सकते हैं कम से कम डिबेट के जरिए, ताकि मैं कोई ब्रेकिंग चला सकूं, है ना? नहीं, ब्रेकिंग अभी नहीं, अभी ये है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। विद्या जी आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले प्रियंका मौर्य जी के पास चलूंगा। प्रियंका मौर्य जी, ये चुनौती तो बड़ी हो जाएगी अगर देखिए जाहिर सी बात है, अब डिबेट में भी हम देखते हैं कि बीजेपी अकेले नजर आती है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चढ़ जाते हैं, तो आने वाले समय में भी जो उपचुनाव की बारी आ रही है, बड़ी चुनौती आपके लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अकेले ही काफी है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए, गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, वो वाला जो पहले फेल हो चुका है। लेकिन अच्छी बात है, बधाई देना चाहूंगी अशोक तिवारी जी को, आज चेहरे पे खुशी भी है इनके, और क्योंकि बहुत सारे डिबेट्स में हम लोग बैठ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद तो खुशी नजर आते हैं तिवारी जी। जी, तो देखिए, सबसे पहले मैं इन्हीं की बात का जवाब देना चाहूंगी कि 2024 का चुनाव इनके लिए महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने कहा, जनता ने इनको समर्थन किया 2024 में, इन्होंने खुद माना अभी। इसका मतलब ये है कि 2024 से पहले जितनी बार इनकी हार हुई उतनी बार जनता ने इनको समर्थन नहीं दिया, और इसी के साथ चुनाव भी इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। तो 24 के चुनाव में इनके अध्यक्ष अखिलेश जी ने मेहनत करी और उसका परिणाम इन लोगों के सामने है। कांग्रेस की प्रवक्ता है, ये कह रही है कि भरपूर प्यार मिला जनता का। तो भरपूर प्यार क्या 99 सीट को कहते हैं या 240 को कहते हैं? तो सबसे पहले तो अभी भी ये जो थोड़ी सी इनको ज्यादा सीटें मिल गई हैं, उसी में एकदम गदगद, इतने खुश हैं ये लोग। ये लोग सोच रहे हैं कि बस हम लोगों ने तो सरकार ही बना ली, झूठ बोल करके। इनके लोग जब जनता के बीच में जाते थे तो कहते थे कि 85-100 रुपया आपको महीना मिलेगा, आप वोट करिए, और बाकायदे फॉर्म दे करके आए थे। लाइन आप देख रहे होंगे हर चैनल पे चल रही है कि महिलाएं कैसे लाइन लगा के बताना चाहती है। झूठ बोल करके आप जनता के बीच में प्रचार किए, वोट लिए, हम जुमले, और जनता ने दे तो दिया आपको वोट, लेकिन चुनाव में जरूर बताएगी आपको कि आप झूठ बोलेंगे तो बहुत दिन तक जुमलेबाज लोग हैं। अरे भाई, कुछ दिन आपका चल जाएगा, झूठ फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा कितना पैदल चल रहे हैं आपके अध्यक्ष, आपके राहुल गांधी, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि झूठ जब बोलेंगे ना तो जनता देखते ऐसा करेंगे। हमने जो भी, अब इनका जो गठबंधन है, दोनों वाली बात देने वाली ये जो राजनीति, ये जो अभी इनको बोले, चुप रहे, मुझको बोलने दे, बोलिए। देने और लेने वाली जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं कि हमको हरियाणा महाराष्ट्र में दे दो, तो हमको उत्तर प्रदेश में दे दो,
तो वो तो गठबंधन जनता अभी बताएगी ना कि हम फिर से आपको कैसे समझाएंगे। अभी इस बार तो पिछली बार में झूठा दे दिया वादा कि 8500 रुपया देंगे महीना, 1 लाख रुपया सालीना आएगा। महिलाएं बेचारी हो गई थोड़ा सा संवेदनशील होती हैं, आ गई इनकी झूठी बातों में। लेकिन इस बार यही महिलाएं बताएंगी, क्योंकि महिलाएं जिधर जाती हैं उधर वोट कितनी तेजी से परिवर्तित होता है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, ठीक है। आ रहा हूँ प्रज्ञा मौर्य जी, सिद्धि जी आपके पास भी आ रहा हूँ। सिद्धि जी ठीक है, जवाब दे लीजिए आप, उसके बाद मैं विद्या जी के पास चलूंगा। हाँ देखिए, ये जिससे बोल रहे हैं कि हम झूठी बातें बोलते हैं, ये संविधान वाली बात किसने शुरू करी थी? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हेगड़े साहब थे, ज्योति मिर्जा थी, लल्लू सिंह थे। हाँ। इन्होंने कहा 400 सीट दे दो, मांगने वाले तो ये हैं, 400 दे दो, 400 पार करा दो तो हम संविधान बदल देंगे। तो संविधान के लिए राहुल गांधी जी ने संविधान की बात जब घर घर हो जाकर के हमने दलित समाज को जगाया, तो दलित समाज के साथ बात जितने भी ओबीसी नारा दिया संविधान सरकार बनाए, सरकार नरेंद्र मोदी जी को 4 घंटे तक पानी पिला रखा था। जनता इस बार बहुत जल्दी आप लोगों को फिर समझाएगी। ठीक है, ठीक है, आप आ जाओ। चलिए सिद्धि जी आ रहा हूँ, आपको समझना है। आ रहा हूँ सिद्धि जी, आ रहा हूँ। विद्या गौतम के पास चलूंगा। विद्या जी देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और जाहिर सी बात है, मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप जाहिर सी बात है समाज में लगातार बाहर निकलती हैं, एक दलित चिंतक के तौर पर एक अच्छा अनुभव है आपका। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि इस पूरे उपचुनाव में जो आने वाला है, इसमें मायावती को जो टेंशन हुई है, वोट शिफ्ट ना कर जाए, और जो लंबे समय से उपचुनाव से दूरी बीएसपी ने बना रखी थी, वो अब इस उपचुनाव में उतर सकते हैं। और टेंशन सिर्फ एक ही है कि चंद्रशेखर आजाद, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जो उनका कोर वोट है वो ट्रांसफर हो रहा है। क्या सच में हो रहा है? और ये टेंशन अगर उन्हें तो कितनी जायज है? जी बिल्कुल, जी जो सवाल आपने किया बिल्कुल वाजिब सवाल है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि चंद्रशेखर की तरफ जाएगा, ये बात लोगों मायावती जी को अब समझनी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रशेखर जीत चुके हैं। और रही बात की जो इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत हुई है। और माननीय अखिलेश जी और राहुल गांधी जो राष्ट्रीय पटल पे विपक्ष का बड़ा चेहरा भी रहे, उन्होंने न्याय यात्राएं भी करी है। तो इस तरह से जो इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाने के नाम पे जो एक काम किया है और लोगों में संदेश देने में ये लोग कामयाब हुए हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी भी कामयाब हुए, पीडीए उनका जो फार्मूला था बहुत जबरदस्त तरीके से हिट किया और जीत हुई है। मायावती के सामने विद्या जी असली चुनौती क्या है? मतलब चंद्रशेखर आजाद है या इंडिया गठबंधन है या बीजेपी? मायावती जी के सामने असली चुनौती इस टाइम पर इंडिया गठबंधन है, चंद्रशेखर आजाद बाद में है, क्योंकि पीडीए के माध्यम से सपा में बहुत बड़ी संख्या में दलितों का वोट आया है। और दलितों का वोट आने का मतलब है कि चंद्रशेखर वाली टेंशन उन्हें बाद में, पहले ये टेंशन है कि पीडीए के माध्यम से अखिलेश जी के पास जो वोट जा रहा है उसे वो रोकने का प्रयास करेंगी। हाँ, निश्चित रूप से 2027 वाले चुनाव में, उस आगे की उपचुनाव में तो वो रोकने के पूरे प्रयास करेंगी और उन्हें अपनी पार्टी के जन आधार को बचाने के लिए सारे, वो हो सकता है नए कोई नीतियां, नई पॉलिसी लेकर के आए। दूसरा, मैं यहाँ प्रियंका मौर्य जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि लालच दिखाए, क्योंकि मैंने पर्सनली भी मैडम को जानती हूँ, डॉक्टर हैं आप और सम्मान है। उन्होंने कहा कि लालच दिखाया। अरे मैं कहती हूँ कि कौन सी ऐसी पार्टी जनहितों के लिए अपने मुद्दे नहीं रखती है? भाई आपने भी तो राशन का लालच दिखाया, आपने भी तो राशन का लालच दिखाया। अगर इंडिया गठबंधन ने लोगों को कहा है कि 500 रुपए महिलाओं के खाते में देंगे तो बुराई क्या है? वो उन्हें समझना चाहती है महिलाएं अगर 8,000 पाएंगी तो जाहिर सी बात है अपने लिए छोटे बिजनेस, छोटे कार्य कर सकती है। और महिला 50% आधी आबादी के अंदर महिलाओं की, आप कह रही है कि उन्हें भीख दिया जा रहा है। अरे भाजपा वालों से ज्यादा तो ढोंग ढकोसले कोई नहीं करना जानता है। तो निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की लड़ाई में इंडिया गठबंधन कामयाब हुआ। माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, और इंडिया गठबंधन में उन्होंने बहुत बड़ा, लेकिन निश्चित रूप से दलित चिंतक के रूप में मैं ये कहना चाहूंगी कि मायावती जी की टेंशन अब बढ़ी है और उन्हें मायावती जी को शायद कोई नीतियां लाए और शायद कुछ नया ऐसा रास्ता निकाले, लेकिन फिलहाल उनकी टेंशन चंद्रशेखर नहीं है। उपचुनाव में उनकी टेंशन अखिलेश यादव जी है, समाजवादी पार्टी है।
निश्चित रूप से। लेकिन मेरे ये जो अब प्रियंका मौर्य जी का जवाब मैं चाहूंगी कि वो मेरे बात का जवाब दे कि राशन के नाम से आपने नहीं दिखावा किया क्या? अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं, हमने तो राशन दिया और हमने मुझे जवाब देने दीजिए। राशन का हमने लालच नहीं दिया, हमने राशन दिया और हमारे राशन देने में जिस पार्टियों को बहुत ज्यादा आपत्ति थी वही विपक्ष, वही इंडी गठबंधन कहने लगा कि हम डबल राशन देंगे। तो लालच देने का काम आप लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आपने डबल राशन देने का वादा कर दिया, आपने कहा कि 85,000 रुपए आएंगे, 1 लाख रुपए सालीना आएंगे। आप सीधे झूठ बोलते हैं, आप लोग झूठ की राजनीति कर रहे हैं। हम झूठ की राजनीति नहीं करते और झूठ से जितने भी होते हैं ना उनको जवाब जनता देगी और उपचुनाव में आपको समझ में आ जाएगा कि जिस तरीके से खर्चा दिया गया ना महिलाओं को झूठ बोल बना दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए भी आपने वोट मांगी अशोक जी, लेकिन अयोध्या भी नहीं बचा पाया। ठीक है विद्या जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। अशोक जी, आज मुझे और आपको ज्यादा नहीं बोलना, हम संख्या बल में कम है आज, आप देख रहे हैं। आज सिद्धि सिंह जी हैं, विद्या गौतम है और प्रियंका मौर्य है, हम दो ही लोग हैं सिर्फ, इसलिए ज्यादा चक्कर में पड़ना नहीं है मेरा सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोकसभा। क्योंकि जब बात गंभीरता वाली अगर हम करें, और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी वो कितनी बार उस पर चर्चा की जाए, एक प्रभावित करने वाली रही है इस चुनाव के अंदर, जिस तरह से वो निखर कर आए। और जेडीयू को लोग किंग मेकर कहते हैं, टीडीपी को किंग मेकर कहते हैं, लेकिन अभी अगर इंडिया गठबंधन में कोई किंग मेकर है तो वो समाजवादी पार्टी है। और ये बात सिद्धि श्री भी मानती हैं और विद्या जी भी मानती हैं और प्रियंका जी भी मानेंगी कि इंडिया गठबंधन में किंग मेकर समाजवादी पार्टी है, एक अच्छे रोल में, एक बड़ी भूमिका में। ऐसे में आने वाले समय के अंदर, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कुछ रिजल्ट अच्छा आया तो इच्छाएं भी ज्यादा बढ़ेंगी। अब जैसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र, इसके बाद आने वाले अन्य विधानसभा चुनावों में ये कैसे सर मैनेज हो पाएगा? क्योंकि कांग्रेस के साथ जो पुराना इतिहास रहा है पार्टियों का, बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, कुछ करने का जज्बा होता है जब, तब सभी चीजें मैनेज हो जाती हैं। मैं समझता हूँ आदरणीय राहुल गांधी भी एक समझदार व्यक्ति हैं, एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, जनता को हर तरह से जो है खुशियां देना चाहते हैं, तो जरूर समझेंगे वो कि माननीय अखिलेश यादव जी का क्या रोल है, कितना बड़ा रोल है इस चुनाव में। और जहां तक देश का सवाल है, देश उन्हें सर आंखों बैठा रहा है इस समय, जहां तक मैं समझता हूँ, और उनमें एक नेतृत्व क्षमता देख रहा है, असीमित नेतृत्व क्षमता। वो एक बड़े स्कॉलर भी हैं, अच्छी पढ़ाई भी की रखे हैं, शालीन हैं और माफिया विरोधी हैं, सबसे बड़ी बात ये। और इसी क्षण पर उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर प्यार दिया है, समर्थन दिया है। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी धन्यवाद किया है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी धन्यवाद किया है। जहां पर जीते हैं वहां पर भी धन्यवाद किया है, जहां पर हम हारे हैं वहां पर भी धन्यवाद दिया है कि वहां पर भी हमें % वोट मिला है। सच्चाई ये है, और ये सारी चीजें हल हो जाएंगी, क्योंकि जब बुद्धिमान लोग बैठते हैं एक साथ तो सारी चीजें हल कर लेते हैं। क्योंकि देश का भविष्य है इंडिया गठबंधन। इस समय लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, आरक्षण की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, युवाओं को नई दिशा देने के लिए, और किसानों को मजबूत करने के लिए, जवानों को मजबूत करने के लिए, 4 साल की नौकरी खत्म करने के लिए। जैसे कि कांग्रेस सपा की तरफ से कहा जाता है कि केंद्र सरकार ज्यादा दिनों की नहीं, ऐसी बीजेपी भी बात कहती है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सिद्धेश्वर जी आपसे कि ये तो बस मिल गए लेकिन दिल नहीं मिले अब तक। सिद्धेश्वर जी, ना मिलते तो हम इतना आगे क्यों जाते हैं? दिल ही मिले हैं पूरी तरीके से अभी तो। और जिस प्रकार से देखिए, नहीं इसलिए, और सिद्धेश्वर जी अपनी बात की इसलिए, और क्योंकि आप कहते हैं हम इतना आगे नहीं, अभी सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़े हैं आप साथ में। इसके पहले जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे ना, तो कितनी बयानबाजी मध्य प्रदेश के चुनाव में हुई थी, आपको याद होगा। और ये कहा गया था कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए। हाथ मिलाए हैं, दिल मिलाए हैं, सब कुछ काम तो हुआ है ना आगे। और अभी हम जिस प्रकार से इस पथ पे आए हैं, अब हम आगे भी एक अच्छी पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे।
ताकि वही जो कुछ भी हमारा उद्देश्य था कि ऐसे जो नेगेटिविटी फैलाने वाले, विभाजनकारी, विघटनकारी वाली विचारधारा वाले लोगों को उखाड़ फेंकना है, तो हम लोग ने ऐसा करके अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे दोनों तरफ से एक अच्छा संदेश जाए और हमारा जो उद्देश्य की पूर्ति हो पूरी तरीके से। क्योंकि जो भी कुछ अभी हमने देखा, अराजकता देखी, अभी बच्चों के लिए जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो उनके लिए पेपर लीक हो रहा है, अभी नीट का हो गया, और महिलाओं की सुरक्षा की ये बात करती हैं। आपने इको गार्डन में देखा किस तरह से आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार हुआ, लाठी डंडे पड़े, प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ कैसा पुलिस ने व्यवहार किया। तो ये भाजपा वालों को इस तरह से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब देखे हुए हैं। और जो संविधान और आरक्षण की बात लेकर राहुल जी आगे बढ़े हैं, ये हम आगे तक ले जाएंगे। और बीजेपी का भी बात भी जो माननीय अखिलेश यादव जी लेके आए हैं, ये हमारा सफल हुआ है। इसी तरह सफल हुआ कि बनारस में जिस प्रकार से 4 घंटे तक 4 जून को अजय राय जी ने इनको बिल्कुल चूल्हे हिला दी थी प्रधानमंत्री जी की, क्या हाल हुआ था। लेकिन फिर वो जीते, ठीक है, लेकिन वहां पे उन्होंने पूरी तरह गुजरातीकरण कर रखा है। वो जहाँ महिला है, केवट है, जो उनका रोजगार है, छीन लिया, वहाँ सारे गुजराती व्यवसायियों को लाके बैठा दिया। तो इस तरह से वो क्या अच्छा कर रहे हैं, लोगों के घर उखाड़ लेते हैं। प्रियंका जी, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लोगों की भलाई का उन्होंने कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कुछ विपक्ष का गुंडागर्दी, मैं आपको बताऊं, सीसा मऊ की जो सीट है, इरफान सोलंकी जी को 7 साल की सजा हुई है आगजनी के मामले में, जहां पे उपचुनाव हो रहा है। तो नैरेटिव तो अभी भी गुंडागर्दी वाला इनका है ही है, और उसमें कोई बदलाव नहीं इनके आने वाला है। झूठ फैला करके विपक्ष सोच रहा है, झूठ बोल करके जनता के लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, 8500 रुपया देंगे, राशन डबल कर देंगे। अरे झूठे लोग, इतना झूठ बोल करके भले आप थोड़ा सा सीट जीत गए हैं, लेकिन आप विजयी नहीं हुए हैं। तो जो हार होती है वो 1 नंबर से भी होती है, 1 लाख से भी हो सकती है। तो आप हारे हुए हैं, भले आप मत मानिए, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आया, अच्छी बात है, और विपक्ष को भी मजबूत बनाया है। तो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए, देश का भला होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि सीख रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस नैरेटिव पे काम करती है, जनता का हित, मोदी जी जिस तरीके से जन सेवक बन करके समय की कमी सेवा कर रहे हैं, वो बनी रहे। समय की कमी है, समय की कमी। वोट भी मिलेगा। विद्या जी 10 सेकंड में फाइनल कमेंट प्लीज, समय की कमी। मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि उपचुनाव में जो होगा, उपचुनाव में अखिलेश जी को और इंडिया गठबंधन को बहुत मेहनत करके अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी, और मायावती जी को शायद नई नीतियों के साथ आगे आना होगा। और चंद्रशेखर को जीत की बहुत बहुत बधाई टीवी चैनल के माध्यम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विद्या जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रियंका मौर्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सियासत एक नए समीकरण की ओर बढ़ रही है। अब इसका ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी, और जब बैठेगा तो सर किधर होगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्यों देख किस तरह, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी की नजर सत्ता के सिंहासन पर होती है। ना स्याही के दोस्त, ना सफेदी के दुश्मन। हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।